अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच लेक्चर हब। अब हम लेक्चर नंबर 16 का आगाज़ करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 16 में सबसे पहले हम जो है 83 मॉड्यूल पढ़ेंगे और इस मॉड्यूल में क्या है कि बेस्ट जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, अवॉइड फर्स्ट हेडिंग है आपके पास क्या है, अवॉइड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमने इससे पहले भी यह पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स हमने पढ़ा हुआ कि क्या होते हैं कि वो वेरिएबल्स जो हम आउटसाइड द फंक्शन जो है अपने जावास्क्रिप्ट पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यानी उनको असेस कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। राइट, अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम जो अपने ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हम उनको अवॉइड करें, मिनिमम यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स करें, ताकि हमारे क्या आपको दिस इंक्लूड्स ग्लोबल वेरिएबल में क्या क्या इंक्लूड है आपकी ऑल डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शन कैन बी ओवर रिटन बाय अदर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, क्या हो सकता है कि अब इसकी रीजन क्या कि हम क्यों अवॉइड करना चाहिए, कि इसकी रीजन ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपकी कभी कभी आपकी जो स्क्रिप्ट्स होती है जावास्क्रिप्ट उसमें ओवर रिटन हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं इसकी बजाय आप ज़्यादा आप अपने ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करें, इसकी जगह आप क्या यूज़ करते हैं, आप अपने लोकल वेरिएबल्स को यूज़ करें। ठीक है, जिनका क्या होता है कि जिनकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। फिर इसके बाद ऑलवेज डिक्लेयर और लोकल वेरिएबल, यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को अवॉइड करें और क्या यूज करें, लोकल वेरिएबल यूज करें। ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स यूज इन अ फंक्शन शुड बी डिक्लेयर एज लोकल वेरिएबल। ठीक है, किसी भी फंक्शन में आप जो है अपना जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल वो क्या होना चाहिए, लोकल वेरिएबल होना चाहिए। लोकल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद अ वेर कीवर्ड। ठीक है, अदरवाइज दे विल बिकम अ ग्लोबल। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम किसी भी वेरिएबल को बहुत सारे तरीकों से जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लेट हो सकता है, वो वैर हो सकता है, वो कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें जो वैर का तरीका है, जो हम वैर लिखते होते हैं, ये तरीका क्या करता है कि आपके वेरिएबल को क्या बना देता होता है, लोकल वेरिएबल बना देता है। इसके अलावा जो लेट हम यूज करते हैं वो क्या कर देता है, आपके वेरिएबल को ग्लोबल बना देता है। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि अगर आप लेट या अदर यूज करते हैं तो वो आपको क्या बना देगा, आपके वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बना देगा, जबकि वैर होता है आपके वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद डिक्लेयर ऑन द टॉप। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑन द टॉप, ये आपको वही बात बताई जा रही है कि इट इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू पुट ऑल द डिक्लेरेशन एट द टॉप ऑफ द ईच स्क्रिप्ट और फंक्शन। ठीक है, ये हमेशा हमारी अब प्रैक्टिस भी हो चुकी है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल जो है अपने फंक्शन के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ऊपर टॉप पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं। राइट, इफ के अगर मैंने ए और बी अपने फंक्शन के अंदर यूज करना है तो मैं उसको टॉप पे डिक्लेयर करती हूँ, वैर ए वैर बी। राइट, इसी से हम करते हैं क्योंकि हमारी एक आदत हो चुकी है एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये गुड प्रैक्टिस कैसे है, किस तरह हमें पता चला, इट गिव अ क्लीनर कोड। ठीक है, क्या होता है कि आपका जो कोड होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, प्रोवाइड अ सिंगल प्लेस टू लुक फॉर अ लोकल वेरिएबल, क्या करता है कि एक सिंगल प्लेस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही जगह एक साथ आ जाते हैं। राइट, मेक इट इजियर टू अवॉइड अनवांटेड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, कि क्या कर देता है कि आपको एक आसान बना देता है आपके कोड को, कि आप अपने कोड को अंडरस्टैंड कर सको कि आपकी कौन सी लोकल वेरिएबल्स है और कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स है, एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनवांटेड रीडिक्लेरेशन। कि कभी अगर आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, नीचे जाके आपको याद ही नहीं रहा है कि आपने पता नहीं है, बीच बीच में आप डिक्लेयर कर रहे हो आप अपने वेरिएबल्स को। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपका कोड जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने जो ऊपर वो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया या नहीं करवाया। क्या हो सकता है एक वेरिएबल को आप 3-4 दफा आप डिक्लेयर करवा दो, वैसे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पहले डिक्लेयर आपने करवाया, उसको आपने दोबारा डिक्लेयर करवा दिया, उसके कुछ इतने बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन इसका नुकसान एक ये होगा कि वो मेमोरी कंजप्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वो आपकी मेमोरी स्पेस ज़्यादा ले रहा होगा। फिर आपका ये चीज़ जो है वो आप में आ जाता है कि ड्रॉबैक एक आ जाता है क्योंकि आपने एक से ज़्यादा एक ही वर्ड को ज़्यादा डिक्लेरेशन दी हुई है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इट इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज वेरिएबल व्हेन दे डिक्लेयर। ठीक है, कि जब भी आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो तभी आप उसको जो है वैल्यू दे दो। ये गुड कोडिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, इससे कि आप आगे आप जितना भी आप पढ़ने लगो, ये सारा थ्योरेटिकल है, छोटे छोटे टॉपिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। शायद इससे पहले आपके पास ये कॉन्सेप्ट हो भी, क्योंकि इससे पहले आप प्रोग्रामिंग के बारे में शायद आप जानते हो। ठीक है, इसके लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट थोड़े आसान भी हो सकते हैं। राइट, फिर अब हम चलते हैं गिव क्लियर कोड। ठीक है, सबसे पहले अब हमने बोला कि जब भी हम अगर डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जब वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया तो उसी टाइम उसको हम वैल्यू असाइन कर दें उसकी। ये लेट के मैंने अगर एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का, ठीक है, और उसी टाइम पे मैंने उसको वैल्यू भी दे दी है 25। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 25। तो ये जो 25 मैंने ए के इक्वल किया, ये क्या किया है, मैंने ए को इनिशियलाइज करवा दिया, यानी कि उसको एक वैल्यू दे दी है मैंने। राइट,
अब ये करने का मेरे पास क्या फायदा है, ये करने के पास मेरे पास ये बेनिफिट है कि वो मुझे क्या दे रहा है, एक क्लियर कोड दे रहा है। अब मुझे समझ आ रही है, अच्छा ये ए है, ए डिक्लेयर हुआ है और ए के पास ये वैल्यू है, ठीक है। प्रोवाइड अ सिंगल प्लेस टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, ठीक है। कि क्या है, आपने एक ही जगह पे क्या किया कि वहां पे डिक्लेयर भी कर दी और उसको वैल्यू भी दे दी। तो ये इसने क्या कह दिया, आपके कोड को मोर रिफाइन कर दिया, ठीक है। अवॉइड अनडिफाइंड वैल्यूज, ठीक है। कि हो सकता है कि अक्सर आपने अपना वैल्यू जो है डिक्लेयर कर दिया अपने अपना वेरिएबल, ठीक है, लेकिन आप उसको इनिशियलाइज आपने कहा होगा कि मैं शायद नीचे इसको कर दूंगा, लेकिन नीचे आपको जाके याद ही नहीं रहे कि आपने ऊपर पता नहीं इनिशियलाइज किया है या नहीं किया। तो ये क्या करता है कि आपकी वैल्यू को अनडिफाइंड छोड़ देता है, कि अनडिफाइंड का मतलब होता है कि आपने इसको वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। तो कभी कभी इससे भी हो सकता है। तो इस इशू से बचने के लिए भी क्या होता है कि ये एक गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। नेवर, फिर आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, नेवर डिक्लेयर नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑलवेज ट्रीट नंबर, स्ट्रिंग्स और बूलियन एज अ प्रिमिटिव वैल्यूज, नॉट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एमसीक्यूज के लिए कि क्या करना है, हमेशा आपके जो नंबर, स्ट्रिंग्स और बूलियंस होते हैं इनको हमेशा जो है आपके करें प्रिमिटिव वैल्यूज की तरह आप उनको ट्रीट करें, नॉट एन एज ऑब्जेक्ट की तरह आप उनको जो है वो ट्रीट किया करें, राइट। कहा जाता है डोंट यूज न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अक्सर जो आपने देखा होगा कि हम हमेशा ये जो न्यू का, जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ न्यू लिख देते होते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है, कि बजाय किसके हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो हम हमेशा ये न्यू लिखते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी आपने पहले प्रोग्रामिंग सी, अगर आपने डिटेल में हम स्टार्ट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम ये बहुत ज्यादा यूज करते थे क्योंकि हम न्यू का वेरिएबल लगा के तो न्यू ऑब्जेक्ट हम बना देते थे। जावास्क्रिप्ट में भी ये फंक्शनैलिटी है कि न्यू का वर्ड लगा के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट में कि आप इसको अवॉइड करें, ठीक है, बजाय इसके कि आप न्यू का कीवर्ड लिख के ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएं, इंस्टेंट इसके आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज कर सकते हैं। वो अल्टरनेटिव्स ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या, यूज कर्ली ब्रेसेस इनसाइड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। या ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखने के, किसकी जगह हम क्या क्या इंस्टेंट हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट की जगह ये। अब फिर इसके बाद आता है स्ट्रिंग की, अगर खाली स्ट्रिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दिस न्यू स्ट्रिंग आप यूज करो। जीरो, यूज जीरो इंस्टेड ऑफ अ न्यू नंबर, ठीक है। यूज फॉल्स इंस्टेड ऑफ अ बुलियन, ठीक है। हमें तो पता है ना कि फॉल्स और ट्रू जो है वो क्या होते हैं, वो बुलियंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बुलियन के हमारी पास डाटा टाइप में आते हैं। तो यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ न्यू एरे, ठीक है। बजाय इसके कि आप पूरा न्यू एरे आप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लिख दोगे तो वो भी आपका क्या डिक्लेयर होगा, आपका एरे डिक्लेयर होता है, ठीक है। यूज स्लैश राउंड ब्रेसेस फिर फॉरवर्ड स्लैश इंस्टेड ऑफ न्यू अरेंजेस एक्सपी, ठीक है, एक्सप्रेशन, राइट। यूज फंक्शन कर्ली ब्रेसेस इंस्टेड ऑफ अ न्यू फंक्शन, बजाय इसके कि आप अपना जो है न्यू फंक्शन लिख के करो, आप यहाँ पे फंक्शन लिखो, राइट। फंक्शन लिखने के बाद अपने कर्ली ब्रेसेस और ये फंक्शन की क्या आ गई है, आपकी बॉडी आ गई है, ठीक है। कि आप न्यू फंक्शन लिख के फंक्शन बनाने के बजाय आप अपना फंक्शन सब बनाओ, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड आप यूज करो, ये बहुत सबसे बड़ी बात है इनको यूज करने की रीजन क्या है कि ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, ये मोस्टली ही यूज होने वाला है, ठीक है। इसके लिए जब आप किसी और का भी कोड देखो या कोई और आपका कोड देखे तो जल्दी से समझ जाए कि अच्छा ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, बजाय इसके वो न्यू फंक्शन देखेगा फिर कहेगा ये न्यू कीवर्ड क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए यहाँ यूज है, वो ये सोचे। इससे ज्यादा अच्छा कि आप ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाओ, राइट। फिर बी वेयर ऑफ ऑटोमेटिक टाइप कन्वेंशन, ठीक है। ऑटोमेटिक टाइप कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में अक्सर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अपनी जो डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देता होता है, ठीक है। तो आप उसमें बी वेयर रहना है आपने कि कहीं वो ऑटोमेटिकली जो जावास्क्रिप्ट जो है उसको कन्वर्ट तो नहीं कर रही, ठीक है। ब्राउजर्स को ऑटोमेटिकली इसको तो नहीं करेक्ट कर रहा, आप कुछ और करना चाह रहे हो और ब्राउजर उसको कुछ और ले रहा है, ठीक है। बी वेयर द नंबर दैट नंबर आर एक्सीडेंटली बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग और एन का क्या होता है, नॉट अ नंबर। जावास्क्रिप्ट इज लूजली टाइप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप है, यानी कि अगर आपने सही नहीं किया तो वो खुद से भी उसको ऑटोमेटिकली जो है वो टाइप कन्वर्जन कर देता होता है। टाइप कन्वर्जन के बारे में हम पीछे पढ़कर आ चुके हुए हैं, ठीक है। अब ये आपको एक बात बताइए, सब्ट्रैक्टिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग डज नॉट जनरेट एन एरर बट रिटर्न नॉट अ नंबर, ठीक है। अगर आपने ये देखो एक स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट किया, निकाला, ठीक है, तो ये आपको ये कोई एरर रिटर्न नहीं कर रहा कि ये क्या बात हुई, तो इसे निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। वो आपको एरर नहीं दे रहा, लेकिन आपको आंसर क्या दे रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, नॉट अ नंबर आपको रिटर्न कर रहा है कि ये नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से भी आपने बिहेवियर रहना है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लाइक इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग देन व्हाट विल बी रिटर्न, ठीक है। तो आपको क्या रिटर्न हो रहा है, नॉट अ नंबर, ठीक है। वो एरर जनरेट नहीं कर रहा, वो आपको नॉट अ नंबर जनरेट कर रहा है ड्यू टू
व्हाट, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की वजह से वो कर रहा है। अगर आपसे भी पूछ ले कि इसने क्यों उस तरह किया, तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की वजह से उसने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यूज ट्रिपल कंपैरिजन, ठीक है। अब देखो अब क्या 3 कंपैरिजन के जो वो यूज हुए हैं, ये क्यों यूज किए। द डबल कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज कन्वर्ट टू मैचिंग टाइप्स बिफोर कंपैरिजन, ठीक है। कि ये क्या करता है कि अगर डबल कंपैरिजन, ये दोनों कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अगर 2 इक्वल ये भी कंपैरिजन और 3 इक्वल अगर हम लगाते हैं ये भी कंपैरिजन है, लेकिन डबल कंपैरिजन क्या करता है, ऑलवेज कन्वर्ट टू द मैचिंग टाइप, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी जो मैचिंग डाटा टाइप्स होती है ना, उसी में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जबकि ट्रिपल क्या होता है, ऑपरेट फोकस ऑन कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज एंड टाइप, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वैल्यूज और टाइप दोनों पे वो क्या करता है, फोकस करता है, राइट। अब हम चलते हैं, ये एक एग्जांपल जो है ये देख लेते हैं कि जिस तरीके से क्या किया है। अब ये इस एक एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। 1 क्या है, 1 हमेशा बुलियन में क्या होता है, ट्रू होता है, इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब उसने देखे ये क्या था, स्ट्रिंग था, ठीक है। और ये क्या थी, ये एक नंबर था, लेकिन उसका आंसर दे दिया है, ठीक है। वो आंसर उसने क्यों दिया है, क्योंकि ये क्या था, उसकी जो वैल्यूज थी, ये स्ट्रिंग में 1 की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 ट्रू दे दिया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर ये सेम ही ट्रिपल इक्वल यूज किया तो उसने फॉल्स दिया। फॉल्स उसने क्या दिया, क्योंकि यहाँ पे इसने डाटा टाइप को भी देखा है, ठीक है। इसने कहा है ये तो नंबर है, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसने ये तो कह रहा है कि नंबर्स भी है स्ट्रिंग भी है, तो ये क्या है, ये तो हमारे पास नहीं चल सकता, ठीक है। ये तो हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उसने उसका आंसर क्या दे दिया, फॉल्स। जबकि मैंने डबल इक्वल यूज किया तो उसने कहा कि हाँ अब डाटा टाइप पे मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यू पर देख रहा हूँ, ये 2 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब यूज पैरामीटर डिफॉल्ट, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड विद अ मिसिंग आर्गुमेंट, द फंक्शन ऑफ द मिसिंग आर्गुमेंट इज सेट टू अनडिफाइंड। कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा जो है वो कॉल होता है और उसको हमने आर्गुमेंट पास नहीं किए हुए, तो वो क्या होगा, मिसिंग आर्गुमेंट इज सेट टू अनडिफाइंड। तो वो क्या हो जाएंगे, उसके जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो किसके डिफाइन हो जाएंगे, वो अनडिफाइंड को सेट हो जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि डिफॉल्ट जब भी आप अपने नहीं करोगे तो आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो है वो कॉल हो जाते हैं, ठीक है। एंड यू स्विच विद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो स्विच स्टेटमेंट्स होती है हमारी, उसमें क्या होता है, डिफरेंट केसेस होते हैं, और डिफरेंट केसेस के बाद हम आखिर में क्या यूज करते होते हैं, डिफॉल्ट यूज करते हैं। जिस तरह ये केस 1 है, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6, और इसके बाद ये देखिए क्या यूज हुई है, डिफॉल्ट यूज हुई है। डिफॉल्ट क्यों हमें हमेशा हर बार हम स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हैं कि अगर बिलफर्ड जो हमारा केस है इनमें से किसी कंडीशन के साथ जो है कंडीशन जो है इसके केस के साथ मैच नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा कोड, सेटअप कोड चलना चाहिए, ये डिफॉल्ट वाला जो कोड है ये चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एंड यूज दिस विद डिफॉल्ट इवन इफ यू थिंक इट्स नॉट नीडेड, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि स्विच डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको क्या यूज करना है, आपने अपनी स्विच स्टेटमेंट से डिफॉल्ट को आप यूज करें, ये गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। ये आपके एरर्स को जो करती है वो मिनिमाइज करती है। ये अवॉइड यूजिंग एवल, ठीक है। एवल जो है एवलेटिंग से निकला है, ठीक है। एवल फंक्शन इज यूज टू रन टेक्स्ट एज अ कोड, ठीक है। ये क्या करता है कि आपको एज अ टेक्स्ट एज अ कोड उसको रन कर होता है। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस इट शुड नॉट बी नेसेसरी टू यूज इट, ठीक है। ये बहुत कम केसेस में यूज होता है, क्योंकि मैं खुद एक डेवलपर हूँ, आज तक मुझे एवल का जो फंक्शन है वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें ये वाला जो फंक्शन है वो यूज करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट्स अलाउ अबिलिटी कोड टू रन, ठीक है। इट आल्सो रिप्रेजेंट अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कुछ सिक्योरिटी रिस्क होते हैं इस फंक्शन में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को एज अ कोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मे बी वो टेक्स्ट में कुछ एरर हो सकते हैं, मे बी वो टेक्स्ट जो है उसमें कुछ मिलीशियस चीज हो सकती है, तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको अक्सर अवॉइड ही करते हैं कि एवल का जो फंक्शन है हम इसको ना ही यूज करें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक थी, हम जावास्क्रिप्ट में मोस्ट कॉमनली जो मिस्टेक्स करते हैं वो क्या है, ठीक है। JavaScript programs may generate unexpected result if a programmer accidentally use an assignment operator, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कि अगर एक जो प्रोग्रामर है वो क्या कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, अक्सर होता है ना कि आप खुद से भी होता होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के दरमियान अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है और जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कर रहा है। तो आपको भी केयरफुली होना पड़ता है कि आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है वो क्या करते हैं, कोई एरर जनरेट ना करे, ठीक है। इट्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ बताया भी जा
समझा रहा है इन दोनों को यूज़ के इफ स्टेटमेंट में कंपैरिजन और वो जो दूसरा ऑपरेटर है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको देख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आती हैं, आप देखोगे आपको खुद ब खुद समझ आएंगी। ठीक है, ये चाहते हैं एक्सपेक्टिंग लूज कंपैरिजन। ठीक है, इन रेगुलर कंपैरिजन डाटा टाइप डज नॉट मैटर। ठीक है, जब अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि एक जो रेगुलर इस तरीके से हम जब कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो तब इस तरह की क्या होता है कि डाटा टाइप्स जो होती हैं वो अक्सर जो होती हैं वो नहीं मैटर कर रही होती है। ठीक है, जिससे हमने ऊपर बुलियन एग्जाम्पल्स को देखा था। ठीक है, इन अ स्ट्रिक्ट कंपैरिजन द डाटा टाइप डज नॉट मैटर दिस इफ स्टेटमेंट रिटर्न्स अ फॉल। ठीक है, वही बात बताई जा रही है कि अगर हम स्ट्रिक्ट मोड पे करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास जो आंसर्स होगा वो उसके बरक्स होंगे। ठीक है, विदाउट स्ट्रिक्ट मोड इन दैट केस। ठीक है, इस केस में डिफरेंट होगा और इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। राइट, फिर आ जाता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, इट इज अ इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ये काम कर रही होती है। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट दैट द स्विच स्टेटमेंट यूज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। ठीक है, कि स्ट्रिक्ट कंपैरिजन यूज करती है जावा स्विच मोड में। ठीक है, दिस केस स्विच विल डिस्प्ले एन अलर्ट। ठीक है, कि अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई कि नीचे ये एक केस है कि जिसमें ये केस क्या प्रिंट कर रहा है, एक अलर्ट प्रिंट कर रहा है। अलर्ट क्या होते हैं, तो अक्सर आपको एक आता होता है ना कि यू एंटर दिस या डू यू वांट टू डिलीट दिस। ठीक है, वो एक प्रॉम्प्ट्स आते हैं, वो अलर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये एक अलर्ट प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अब अलर्ट प्रिंट करते हुए इस केस में क्या, दिस केस स्विच ऑल नॉट डिस्प्ले एंड अलर्ट। ठीक है, इसमें इस केस में क्या कर रहा है कि जो आपका जो अलर्ट है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो तो डाटा टाइप्स को देख रहा है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, 10 है। ठीक है, 10 क्या है, एक क्या डाटा टाइप है हमारे पास, और हेलो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है, तो ये डाटा टाइप में उसने आके स्ट्रिक्ट मोड में वो क्या हो गया, वो कंफ्यूज हो गया कि ये क्या, तो डाटा टाइप तो सेम ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे प्रिंट करूँगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे इसमें इतना डिटेल डीप डाउन आपको जानने की जरूरत नहीं है कि अगर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन चीज़ें हैं जो अभी आई थिंक आपके लेवल की नहीं है। लेकिन आप अगर फर्दर अपनी जाते हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, अगर आप जाते हैं आगे, तो फिर आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इन पर ग्रिप लेनी पड़ेगी और बहुत अच्छा इन सबको सीखना पड़ेगा आपको। फिर आ जाते हैं कन्फ्यूजिंग एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, ये भी एक नेक्स्ट चीज़ आ गई जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होती है स्टूडेंट्स को कि एडिशन क्या है और कॉन्कैटिनेशन क्या है। देखो, एडिशन क्या है, प्लस करना, जो बेसिकली हमारी मैथमेटिक का एक ऑपरेशन है, यानी कि 2 + 3 ये एक एडिशन है। राइट, जबकि कॉन्कैटिनेशन क्या होती है कि ये क्या करती है, अगर मैं 2 + 3 कर रही हूँ तो ये क्या आंसर रिप्रेजेंट करेगा, 2 3 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे किसी कॉन्कैट करता है, यानी कि दो चीज़ों को आपस में मिलाकर एक कर देता है। जैसा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है, z क्या है, y क्या है, 10 है और y क्या है, 5 है। ठीक है, z = x + 5, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x + 5 करो तो क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, जब किसी तरीके से अब मैं कर रही हूँ, कॉन्कैट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, सॉरी एक नंबर है। ठीक है, 10, और y क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग बन गई है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर देखो डबल कोट्स के अंदर तो स्ट्रिंग होती है हमारे पास। ठीक है, तो 5 एक स्ट्रिंग बन गया। जब इन दोनों को हमने प्लस किया, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 0 और फिर 5। ठीक है, पहले वेरिएबल x था ना, तो x की वैल्यू क्या है, 1 0, और आखिर में क्या है, 5 है, तो 1 0 5 इसका आंसर है। 5 क्यों है, क्योंकि हमेशा जो है नंबर्स जो हैं वो स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं होते, बल्कि क्या होता है, कॉन्कैटिनेट होते हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन मतलब कि एडिंग अ नंबर एट द एंड ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, क्या है, इस नंबर को हमने इस नंबर के एंड पर ऐड कर दिया। ठीक है, हमने जमा कर दिया। जमा वो वाला जमा नहीं, मैथमेटिक्स वाला जमा नहीं है, ये प्रोग्रामिंग वाला जमा है। राइट, अब आपको आई होप तो कि एडिशन और कॉन्कैटिनेशन में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो दोबारा कि ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा भी समझा दूँगी। फिर ये आ जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग फ्लोट्स। ठीक है, अक्सर जो है हम फ्लोट्स को भी जो है मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। ठीक है, कि फ्लोट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट हैड डिफिकल्टीज विद प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, कि हर लैंग्वेज की तरह फ्लोटिंग पॉइंट में भी कंफ्यूज हो जाती है कि कितनी पीसीएन की हमें जो वैल्यू है वो रिजल्ट चाहिए, बट बेसिकली इट इज 64 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। राइट, फिर ब्रेकिंग अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट विल अलाउ यू टू ब्रेक अ स्टेटमेंट इनटू 2 लाइन्स। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में आपको अलाउ करती है कि आप अपनी जो वेरिएबल को है एक से लाइन से दूसरी लाइन पे क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, बट ब्रेकिंग अ स्टेटमेंट इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग विल नॉट वर्क। ठीक है, कि अब देखो आपने क्या किया,
आपने एक वैर वेरिएबल लिखा यहाँ, क्योंकि इसको वैल्यू आपने क्या दी, अगली लाइन पे दे दी, ठीक है, और उसके आगे टर्मिनेटर लगा दिया। ये आपकी जावास्क्रिप्ट में अलाउ है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। जबकि आप अपने अगर स्ट्रिंग के दरमियान में आप ब्रेक कर देते हो, ठीक है, वेर आपने एक्स किया, हेलो लिखा और वर्ड जो है आपने अगली लाइन पे जाकर दे दिया, तो ये क्या है, ये एक एरर जनरेट करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपको ये अलाउ नहीं है, ठीक है। एंड यू मस्ट यूज अ बैकस्लैश इफ यू ब्रेक अ स्ट्रिंग। अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है, आप किसको ऐसा केस आ ही गया आपके पास, ठीक है, कि आपको आपका स्ट्रिंग ब्रेक ही करना है, हेलो दे लिखना है और वर्ड आपको अगली लाइन पे ही लिखना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप बैक स्लैश जो है आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तब आप जो है आपको अलाउ होगा कि आप अपने स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हो। फिर आ जाता है मिसप्लेसिंग सेमीकोलन। Because of misplaced semicolon, this code will be execute regardless of the value of the x, ठीक है, कि आपका क्या है, अगर आपका सेमीकोलन अगर आपने मिसप्लेस कर दिया तो वो भी आपके क्या आ सकता है कि रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x वो आपका कोड एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। आपने क्या किया है यहाँ, इस कोड में क्या गलती है कि सेमीकोलन कहाँ प्रिंट हुआ है, वो ये इसके बाद सेमीकोलन नहीं आता, बल्कि वो कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ब्लॉक ऑफ कोड के बाद आता है, ठीक है। तो अगर गलत जगह पे आपने अपने यूज कर दिया तो ये भी क्या जनरेट करेगा, एक एरर जनरेट करेगा। ब्रेकिंग का रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ अ डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट बिहेवियर टू ट्राई अ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ अ लाइन, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द लाइन आप ये रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो एंड ऑफ द लाइन कंसिडर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं सेसिंग एरे विद नेम इंडेक्सेस, ठीक है। हम एरे को जो है, हम एरे के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एरे क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ डाटा को अपने अंदर स्टोर करने के लिए यूज होता है इन द डिफरेंट इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होती है, हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपना जो डाटा है वो है असेस कर सकते हैं, ठीक है। इस सब से हम आगे चलते हैं, एरे डेफिनेशन कोमा, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको आप पढ़ोगे भी ना अभी तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके हम आगे चलते हैं, एंडिंग एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन विद अ कोमा, कि आपने कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो उसके क्या कर रहे हो आप, उसकी जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ठीक है, तो उसको एंड अगर आप कर दो कोमा के साथ, ठीक है, तो वो भी एक एरर जनरेट कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं किस तरीके से कि आपने ये एक पर्सन का एक ऑब्जेक्ट, नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया है, ये एक कोमा पे एंड कर दिया, जबकि इसके बाद क्या कोई और वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कोमा पे, तो सम कभी कभार, वैसे हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार कुछ जेसन फॉर्मेट्स और जावास्क्रिप्ट होती हैं वो आपको क्या दे देती हैं, एरर दे देती है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, ये अभी होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को आपस में मिला देते हो तो वो आपके जेसन फॉर्मेट टाइप का एक डाटा स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाते हैं, एक लाइक रिएक्ट टाइप का एक स्ट्रक्चर्स बन जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अनडिफाइंड इज नॉट नल, ठीक है, ठीक है। विद जावास्क्रिप्ट नल इज फॉर ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड इज फॉर वेरिएबल एंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ठीक है, कि आपको इस लाइन में क्या बताया गया, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, नल इज फॉर ऑब्जेक्ट, नल हमेशा ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, और अनडिफाइंड किसके लिए होता है, वेरिएबल्स के लिए होता है, और प्रॉपर्टीज और मेथड्स के लिए होता है। टू बी नल एन ऑब्जेक्ट हैज टू बी डिफाइंड, अदरवाइज इट विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को नल बनाना है तो उसकी वैल्यू आपने उसको नल देनी भी है, ठीक है। अगर आपने उसको नल नहीं दी तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे इस बात के कहने का ये मतलब है कि कोई भी आपने अगर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आपने नल करना है, यानी कि खाली करना है, तो खाली करने के लिए आपको उसको खाली नल देना भी पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अनडिफाइंड जो है हमारे पास डिक्लेयर होगा, राइट। उसके बाद जाता है एक्सपेक्टिंग ब्लॉक लेवल स्कोप, ठीक है। ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट डज नॉट क्रिएट अ न्यू स्कोप फॉर ईच कोड ऑफ ब्लॉक, इट ट्रू इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट नॉट इन अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ब्लॉक लेवल कोड क्या होता है कि हर तकरीबन हर बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमें ब्लॉक लेवल स्कोप की जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट पे हमारे पास नहीं है, या तो वह लोकल हमारे पास स्कोप है या तो हमारे पास क्या है, ग्लोबल स्कोप है, राइट। इसके आगे हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जो परफॉर्मेंस है ये बात हम पढ़ चुके हुए हैं कि जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर रही होती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर जावास्क्रिप्ट की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। सबसे पहले रिड्यूस एक्टिविटीज इन लूप, ठीक है, जब आप लूप का यूज़ करते हो तो वो भी क्या करती है, आपकी आइट्रेशन में मेमोरी में क्या कर रही होती है, वो टाइम ले रही होती है, ठीक है, डाटा को फैच करने में, तो वो भी क्या कर देती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो क्या कर रही होती है, रिड्यूस कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बाद एक और बात भी आपको बताई जा रही है कि अगर आपने अपना जो एरे है, ठीक है, एक फॉर लूप आपने चलाया, ठीक है, अगर उसके अंदर ही आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है, एरे डॉट लेंथ
उसके एरे के अंदर आप लूप के अंदर आप एरे को लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपके टाइम को बढ़ा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करो कि उसको एरे को, अगर आप उस फंक्शन को, एरे मेथड को आप किसी वेरिएबल के अंदर दे के, बाहर दे के फिर आप अंदर यूज करते हो, तो आपकी जो फंक्शनैलिटी हो जाती है आपके जावास्क्रिप्ट कोड की, वो बेटर हो जाती है, इसके असर टाइम और स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है रिड्यूस डोम असेस, ठीक है। अब डोम स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने ये एक आपने सिंपली HTML का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डोम क्या होता है, एक ट्री लाइफ स्ट्रक्चर होता है। ट्री लाइफ स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, सबसे पहले आप देखो कि पहले एक डॉक टाइप आया, फिर उसके बाद ये हेड का आया, हेड के अंदर क्या आया हमारे पास, फिर बॉडी आया, और ठीक है ये सब किसके अंदर आ रहा है, HTML टैग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्या बना रहे होते हैं, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है। कि पहले हमारे पास HTML का है, HTML से नीचे आए, फिर हमारे पास एक हेड है, ठीक है। हेड से फिर एक हमारे पास क्या है, एक बॉडी टैग आया, और ये एक ट्री लाइक, और जितने भी हम टैग्स ऐड करते जाते हैं वो बॉडी में और ऐड होते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। हेड के अपने टैग यूं उस तरीके से ऐड हो जाएंगे हमारे पास। ये एक क्या बना रहा है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम डॉम कहते होते हैं, ठीक है। Assessing the HTML DOM is very slow, ठीक है, compared to other JavaScript statement. If you expect to assess a DOM element a serial time, assess it once and use it as a local variable. See this example, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो कि आप वैसे तो डोम HTML को यूज करना इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो, इसके लिए आपको अपना डोम ऑब्जेक्ट जो होता है उसको यूज करते हो। यानी कि जावास्क्रिप्ट का एक डोम ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आई थिंक होप सो कि हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने पीछे इसको पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसका क्लियर, तो आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप मुझे इसको बता भी सकते हो कि हमने नहीं पढ़ा हुआ। ओके, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये डेमो, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये एक जावास्क्रिप्ट है जो डायरेक्ट किधर जा रहा है, डॉक्यूमेंट गेट एन एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि HTML के कोड के अंदर जाके जिस एलिमेंट की आईडी क्या है, डेमो है, उसके अंदर इनर HTML चेंज करता है और करके हेलो वर्ड को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ये वाला कोड, ठीक है। फिर आ जाता है रिड्यूस डोम साइज, ठीक है। डोम साइज क्या, अगर आप अपना HTML पेज की जो लोडिंग है, ठीक है, लोडिंग क्या होती है, ये जो यहाँ से हम ऊपर से रिफ्रेश करते हैं जो पेज रिलोड हो रहा होता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हो। उसकी जो स्पीड है, रेंडरिंग स्पीड, रेंडर कौन कर रहा होता है, आपका ब्राउजर रेंडर कर रहा होता है, ठीक है, उसको बढ़ाना चाहते हो तो स्पेशली आपको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं HTML डोम में, आपको क्या करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए, ठीक है, और अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल आपको नहीं चाहिए, अननेसेसरी नहीं है, तो आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी जो पेज है उसकी लोडिंग स्पीड को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है, ठीक है। डिले जावास्क्रिप्ट लोडिंग, ठीक है। पुटिंग योर स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी टैग, ठीक है, या पेज बॉडी, ठीक है। लेट द ब्राउज़र टू लोड द पेज फर्स्ट, ठीक है। क्या होता है, जब भी ब्राउजर में आप अपना पेज को रीलोड करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, बॉडी टैग के बाद अपना जो स्क्रिप्ट टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग से हमने पढ़ा था ना कि स्क्रिप्ट टैग से हम क्या करते होते हैं, अपना जो जावास्क्रिप्ट है उसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो ऐड हो रही होती है हमारे HTML के अंदर, ठीक है। अगर आप एट द एंड, आखिर में यूज कर रहे हो, तो वो क्या करता है कि जो आपका जो HTML होता है पहले उसको वो लोड करता है, देन आपके जावास्क्रिप्ट को वो लोड कर रहा होता है, ठीक है, ब्राउजर के अंदर, ठीक है। व्हाइल स्क्रिप्टिंग डाउनलोडिंग द ब्राउजर विल नॉट स्टार्ट एनी अदर डाउनलोड, ठीक है। तो क्या होता है कि आप और कोई काम नहीं कर सकते हो। इन एडिशन ऑल द पैरेसिंग एंड रेंडरिंग एक्टिविटी माइट बी ब्लॉक, ठीक है, तो हो सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि एन अल्टरनेटिव इज टू यूज डेफर ट्रू इन आर स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। कि इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप जो है डेफर टैग को अपने जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो यूज करें, तो इट विल इम्प्रूव योर लोडिंग टाइम एंड लोडिंग स्पीड, ठीक है। या नहीं तो आप क्या करो कि आप जो है, इसका एक और भी है कि आप इसके अपनी जो जावास्क्रिप्ट है उसको आप अपने हेड टैग के अंदर ऐड करो, ठीक है। हेड टैग के बाद आप ऐड करो या हेड टैग के अंदर ऐड करो, तो इट इज़ अ मोर बेस्ट प्रैक्टिस एज कम्पेयर टू कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट जो है वो बॉडी टैग के बाद यूज़ करो और बॉडी टैग के बाद एंटर करो, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं अवॉइड यूजिंग विद, ठीक है, कि आपको जो विद कीवर्ड है जो आप अवॉइड क्या करें, यूज़ करना है। इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्पीड, ठीक है। ये क्या कहते हैं, आपकी जो ब्राउजर की लोडिंग स्पीड होती है इस पर क्या कर रहा था, वो अफेक्ट करता है। इस आल्सो क्लटर्स अप जावास्क्रिप्ट स्कोप विद अ कीवर्ड इज नॉट अलाउड इन अ स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो उसको एक स्ट्रिक्ट मोड के अंदर लगा देते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होते। फिर जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड के बारे में आप जानते होंगे
कि हर लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसको हम आगे यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, 3 तरह के स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको बताया गया कि ऑल द मॉडर्न ब्राउजर्स फुली सपोर्ट द ECMAScript 3, ठीक है। ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ES3, ठीक है। ES3 क्या है, ECMAScript 3 की एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट की वो एडिशन है जिसको 99 में हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट की वाली एडिशन आई, ठीक है, जो कि आज भी जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ECMAScript 4 या ECMAScript 5, ठीक है, यानी कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है EC4 एंड EC5, ठीक है, ES5 और ES4, ठीक है। वॉज नेवर बी अडॉप्टेड, ठीक है। ES4 तो कभी यूज ही नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। और जबकि ES5 जो है रिलीज इन दिसंबर 2009, लेकिन अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आजकल कौन सा जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो यूज हो रहा है, वो कौन सा है, ES6, जो अभी आप लोग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा स्टैंडर्ड, ES6 है, जो कि हमारे पास जून 2015 में रिलीज हुआ था। कब हुआ था ये आपने डेट याद रखनी है कि जून 2015 में रिलीज हुआ था, जो कि इट इज द लेटेस्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास चल रहा है वो ES6 है, ठीक है, जो जून 2015 में रिलीज हुआ है, ठीक है। रिमेंबर दैट आपको कहा जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो बताए गए हैं, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड जो है हमारे पास आते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड की ये बताया जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं ओपन यूज विद जावा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ज़्यादा जावा के साथ यूज़ हो रही होती है, क्योंकि जावा का ही एक जावास्क्रिप्ट एक वर्जन है, ठीक है, जिसमें हमें स्क्रिप्टिंग अलाउ कर देता है वो। यू शुड अवॉइड यूजिंग सम जावा ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ एज अ जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर, कि आपको कुछ की जो ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर के साथ जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ये 4-6 नाम है जो आपने याद करने हैं कि जो जावास्क्रिप्ट की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। इसी वजह से विंडो रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, विंडो रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे पास, क्या आ जाता है, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज आउटसाइड द HTML, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है सिर्फ HTML के लिए नहीं बनी यूज होने के लिए, बल्कि ये अदर जिस तरह और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, इसी तरह ये डिफरेंट एप्लीकेशंस और लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज यूज होती है जावास्क्रिप्ट, राइट। सो यू मस्ट बी अवॉइड यूजिंग द नेम ऑफ HTML एंड विंडोज ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज, तो क्या है, आपने जो HTML का हो गया और विंडो ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज डिफरेंट कुछ होगी, ये भी आपने एज ए रिजर्व वर्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है उसको रखना है, ठीक है। HTML इवेंट हैंडलर क्या होता है, इवेंट हैंडलर हमने पढ़ा हुआ है कि नॉन स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट इन एडिशन टू अ रिजर्व वर्ड देयर आर आल्सो सम नॉन स्टैंडर्ड कीवर्ड्स यूज इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन के कुछ और नॉन स्टैंडर्ड कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंजन विल ट्रीट कॉन्सेप्ट एट सिनोनिमस टू वर्ड, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या करता है कि जो कॉन्सेप्ट का वर्ड होता है उसको सिनोनिम ऑफ टू वर्ड जो है वो ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको आप बेशक स्किप करने इस पॉइंट को, फिर आ जाता है जावास्क्रिप्ट ग्लोबल फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ग्लोबल फंक्शन हमारे पास कुछ बताए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सबसे पहले इन्फिनिटी फंक्शन आ जाता है, और न्यूमेरिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिविटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। क्या करता है, ये न्यूमेरिकल जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनको एज अ पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर होता है। इन्फिनिटी इज डिस्प्ले व्हेन अ नंबर एक्सीड टू अपर और लोअर लिमिट ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इन्फिनिटी में कब चार होता है कि जब भी कोई नंबर एक्सीड कर जाता है अपनी लिमिट को, फ्लोटिंग पॉइंट की नंबर की लिमिट को एक्सीड कर जाता है, तो वो किस में चला जाता है, वो इन्फिनिटी में हमारे पास चला जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं एनी एंड नॉट अ नंबर, ओके, एनी एंड नंबर रिप्रेजेंट नॉट अ नंबर वैल्यू, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट दैट अ वैल्यू इज नॉट अ लीगल नंबर, ठीक है, कि वो लीगली जो नंबर आपने वैल्यू अभी डिक्लेयर की है वो क्या है, आपका एक नंबर नहीं है, ठीक है, वो ये कर रहा है। अनडिफाइंड के बारे में पता है, इंडिकेट द वेरिएबल हैज नॉट बीन असाइन अ वैल्यू, ठीक है। जब वैल्यू को हमने असाइन नहीं किया होगा तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इवन के बारे में ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट आ जाता है। विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं कि द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन ओपन विंडो इन अ ब्राउजर, ठीक है, कि जिस तरीके से हम ओपन विंडो ये इंस्पेक्ट करके विंडो निकाल लेते होते हैं, ये विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो ओपन विंडो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इफ अ डॉक्यूमेंट कंटेन आई फ्रेम द ब्राउजर क्रिएट एन ओपन विंडो फॉर द HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या होगा कि अगर डॉक्यूमेंट के पास क्या है, आई फ्रेम्स है, तो वो क्या बना देगा, उसकी एक ओपन विंडो जो है वो खुद ब खुद बना देता है, ठीक है। यहाँ से आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें इतना डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे जो डिफरेंट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन, विंडो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे अब ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो आगे जितने जो फंक्शंस रह गए हैं इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पे कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।